नमस्कार, स्वागत है खास मुलाकात में आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी चेहरे हैं जिन्होंने जब नेतृत्व संभाला उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, सरकार को सफलता पे सफलता दिलाई है। खासियत यह है कि बेहद मिलनसार है, बेहद सौम्य है और सबके लोकप्रिय हैं, सभी के प्रिय हैं, समन्वय बनाकर चलते हैं, यही उनकी खासियत है। मुलाकात करते हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से। मोहन मरकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मोहन मरकाम जी, एक बधाई आपको इसलिए भी कि सफलतापूर्वक 1 साल आपने अध्यक्ष के तौर पे पूरे कर लिए। इस अगर 1 साल की बात करें सत्ता में, क्योंकि अब आप लोग हैं, क्या चुनौतियां आपको लगी? बहुत सारे उपचुनाव आपने जिताए हैं, चुनौतियां क्या रही? क्या खासियत आप पिछले 1 साल की मानते हैं? पहली बार बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर कांग्रेस पार्टी ने सौंपी थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। उन चुनौतियों को सामना करते हुए आज 1 साल पूरे हुए हैं। 1 साल के अंदर बस्तर के दोनों उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। 1 साल के अंदर सभी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के झोली में गया है। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम जीते हैं। अक्सर कहा जाता है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, उस मिथक को भी हमने तोड़ने में सफल हुए हैं और 10 के 10 नगर निगम जीते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर हमने अंतिम व्यक्ति तक जनता के बीच में गए थे। उसी का परिणाम है जो हमने चुनाव जीते हैं। कहीं ना कहीं ये जीत का श्रेय हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं को, सरकार की नीतियों को जाता है, जिसकी बदौलत आज हम 1 साल पूरा कर रहे हैं। जब आप अध्यक्ष बन रहे थे तो बहुत सारे नामों पर विचार विमर्श हो रहा था, बहुत से नाम भी सामने आए। राहुल गांधी भी आप लोगों को मिलने के लिए उन्होंने बुलाया। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या खासियत आप में देखी कि कई लोगों को पछाड़ते हुए आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए? प्रदेश अध्यक्ष का जब इंटरव्यू के लिए 2 चेहरों को बुलाया गया, आदरणीय विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज मंडावी जी, वरिष्ठ पहले विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे हैं, और मुझे बुलाया गया। हम लोगों ने विस्तार से, मतलब इंटरव्यू में विस्तार से माननीय राहुल गांधी जी ने लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू के लिए हम लोगों को जाना पड़ा और हमने दिया। मैंने विस्तार से बताया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा तो मेरा रोड मैप क्या होगा, पार्टी को कहां तक ले जाऊंगा, कैसे पार्टी को करते, तो मैंने विस्तार से बताया। शायद मेरे बातों से आदरणीय राहुल गांधी जी प्रभावित हुए, उसी कारण मेरे युवा विधायक को मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का। आप जब अध्यक्ष बन रहे थे, स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ी लाइन थी आपके सामने, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जगह आप यहाँ पर ले रहे थे प्रदेश अध्यक्ष में। क्या कुछ प्रेशर था? किस तरीके की फीलिंग थी? माननीय भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, जिस ढंग से पार्टी को संघर्ष के दिनों में नीचे से लेकर ऊपर उठाया। 2013 में जो जीरम घाटी घटना हुई, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो गया था। हमारे कार्यकर्ता तितर बितर हो गए थे, लोग पार्टी के में हताशा का दौर से गुजर रहे थे हमारे कार्यकर्ता। मगर कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ, कार्यकर्ताओं में जो रिचार्ज करने के, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस जज्बा के साथ, जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। एक तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का एक उत्तराधिकारी होना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने पिछले 5 सालों में माननीय भूपेश बघेल साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर संघर्षों में साये की तरह रहा। चाहे जितने भी पदयात्रा हो, जितने आंदोलन हो, उनके साथ मैंने खड़ा रहा। तो उनसे कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा। उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करना है, वो मैंने बहुत कुछ सीखा था। उसी के बदौलत मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि हम संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं की बात सुने, जनता की भी बात सुने। वो मेरा दायित्व और जिम्मेदारी है। आपकी एक बड़ी खासियत है, जब आप अध्यक्ष बने तब भी कहा गया था और हमने देखा भी है, जनता में तो आप लोकप्रिय थे ही, पर आप सबके प्रिय भी हैं।
ये क्या फॉर्मूला है कि सभी के आप प्रिय हैं, सभी आपको पसंद करते हैं, समन्वय भी बड़ा अच्छा बिठा लेते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व और जिम्मेदारी है सभी को लेके चले, सभी की बात सुने। काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मगर जो भी कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, नेता हो, कोई बात रखता है तो उसको गंभीरता से बात सुनना चाहिए। मेरा शुरू से आदत रहा है, जब मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कोंडागांव से विधायक हूँ, तो लोगों की बातें सुनना, उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण करना। हम विपक्ष में भी रहे, लगातार हम विपक्ष में रह के हर मुद्दों को, जनता की बात को सरकार तक, तात्कालीन सरकार तक पहुंचाने का काम हमने किया। उसी का परिणाम है, अपने क्षेत्र में काम भी बहुत हुए हैं। और हमने अब सरकार में आने के बाद सभी नेताओं की बात हम सुनते हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण करने का बात करते हैं। ये तो राजनीति की बात हुई। राजनीति में आने से पहले आपने नौकरियां भी की हैं। हम शुरुआत से जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन किस तरीके से आपका बीता? बचपन मेरा छोटे से गांव टेढ़मुंडा में बीता। वहाँ एक साधारण झोपड़ी में मैं प्राथमिक शाला 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए मैं गांव से 7 किलोमीटर मिडिल स्कूल में घने जंगलों से होकर गुजरा। उसके बाद हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल पढ़ने के लिए माकड़ी में गया। वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा संघर्षों का दिन रहा है पढ़ाई में। और उच्च शिक्षा के लिए कांकेर विद्यालय मैंने चुना और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट में एमए की, ज्योग्राफी में मैंने एमए किया। उसके बाद लॉ की पढ़ाई मैंने जगदलपुर से 2 सालों तक मैंने लॉ की पढ़ाई की। उसी बीच मेरा नौकरी लग गया, शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर और SBI लाइफ में सीनियर एजेंसी मैनेजर। 4 नौकरियां मैंने की उसके। मगर मैं शुरू से छात्र राजनीति में रहा, छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो हमेशा राजनीति के प्रति लोगों की कैसे समस्याओं का निराकरण हो। तो 4 शासकीय सेवाओं को नौकरी में छोड़ते हुए मैं 1990 में हमारे बस्तर के टाइगर के नाम से मशहूर शहीद महेंद्र कर्मा जी, उनके सानिध्य में आया। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग उसी समय की ली थी और आगे पढ़ाई भी जारी करती थी। तो राजनीति से उनके साथ हमेशा लगाव था। तब का बस्तर और अब का बस्तर क्या बहुत बदलाव आया? क्योंकि कई बार तस्वीरें हम अब भी देखते हैं कि बच्चों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। कई बार नाव पार करके लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं। क्या आपको लगता है बदलाव बस्तर में होना चाहिए? देखिए, पहले के बस्तर और अभी के बस्तर में बहुत कुछ आसमान अंतर है। अभी तो लगभग सभी गांवों में सड़कें बन गई है, मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूलें हैं, बिल्डिंग है, हर तरह की सुविधाएं हैं। अभी तो बहुत कुछ सुविधाएं। कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में जरूर मतलब ये है जहां पुल पुलिया नहीं बन पाए, उन क्षेत्रों में समस्याएं जरूर है। मगर पहले के बस्तर की अपेक्षा है अभी के बस्तर में बहुत बदलाव है। और अभी लोग जागरूक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ साथ लोगों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। बस्तर की आपने बात की, बस्तर से विशेष लगाव भी आपका है क्योंकि बचपन वहाँ पे बीता है। लेकिन छवि एक बस्तर की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बाहर अभी भी लोग एक नक्सलवाद प्रभावित राज्य के तौर पर जानते हैं। क्या ये चीज़ें कचोटती हैं? जबकि बस्तर में जो रहा है वो वहाँ की सुंदरता, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत अच्छे से जानता है। ये छवि किस तरीके से बदली जा सकती है? नहीं, आपका कहना सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश में जो छवि बनी है, बस्तर को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। मगर हम बस्तर की बात देखें, बस्तर की खूबसूरत वादियाँ, स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत वादियाँ, वहाँ के जलप्रपात, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, आज लोग आते हैं तो बस्तर से जाना नहीं चाहते। हम बस्तर की जो मिथक है, जो बातें हैं, उस बातों को तोड़ना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की छवि को निखारना चाहते हैं। बस्तर का जो बेल मेटल, जो मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ, बेल मेटल कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज होती है। वहाँ लोग चाहते हैं, लोग अपने डाइनिंग हॉल से लेकर अपने ऑफिस में सजाना चाहते हैं बस्तर का कलाकृति को। बीजेपी में भी नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और वो भी दावा कर रहे हैं अगले चुनाव को लेकर कि वापसी हम करेंगे। कितनी चुनौती देखते हैं उनको, कितनी चुनौती के तौर पर उनके व्यक्तित्व को देखते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी
अभी केंद्र में सरकार में है और 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे। स्वाभाविक है उनके दावा अपनी जगह हो सकते हैं, मगर जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम किया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाला 15 से 20 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहेगी और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या आप समय निकाल पाते हैं परिवार के लिए जब आप खाली होते हैं? क्या आपके शौक हैं? देखिए, आपका कहना सही है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ परिवार से तो बहुत तकलीफ होती है। परिवार वाले भी हमसे बहुत से दिन समय मांगना पड़ता है कि मैं हमके समय दे। स्वाभाविक है, जब आदमी का दायरा बढ़ जाता है, काम करने का व्यस्तता बढ़ जाती है, उसके बाद भी हम परिवार के साथ निकालते हैं जो भी समय मिलता है उस परिवार के साथ। उनको भी पता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है, मगर एक व्यस्तम जिंदगी में भी हम लोग रहते हैं। उसमें समय निकाल कर सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर खेल कूद से लेकर मनोरंजन के लिए भी थोड़ा बहुत, खासकर मेरा शुरू से रहा है हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश दुनिया की खबरों को ये करना, और सुबह उठकर सबसे ज़्यादा समाचार पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की खबरों को लेना, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी खबर लेना और जो जानकारियाँ मिलती है उसका भी शेयर करना, ये सब बातें रहती है। तो समय का हमेशा सदुपयोग करने का प्रयास किया। अपने लिए कुछ समय निकालना चाहते हैं या पहले कुछ किया करते थे? शौक आपके? देखिए, शौक तो रहते हैं, समय है ना, शौक है मनोरंजन में, फिल्में भी देखना शौक रहता है और खेल कूद में भी शौक रहता है ना। और सबसे बड़ा शौक है मेरा लोगों का सेवा करना, समाज सेवा करना सबसे बड़ा शौक है। कोई विपदा में आया, कोई तकलीफ में है, उनको कैसे हम लोग सहयोग कर सके, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को हम कैसे सहयोग कर सकते, ये मेरा सबसे बड़ा हॉबी है, शौक है। बस्तर का खान पान भी बड़ा फेमस है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं या कभी आपको लगता है कि आजमाया जाए, बनाया जाए? देखिए, बस्तर के जो जितने भी पेय पदार्थ हैं, चाहे मड़िया पेज हो, उसमें एक ताकत होती है, मतलब है ना, चाहे गर्मी में हो या बरसात में हो, हम लोग बस्तर के पे मड़िया और चावल से पेज बनता है, मड़िया पेज बोलते हैं। बस्तर में कोदो कुटकी होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि आदिवासियों का भोजन है, मगर आज देखिए कोदो कुटकी 700-800 रुपया किलो। जितने भी वीआईपी हैं, है ना, कोदो कुटकी की मांग करते हैं। जितने भी डायबिटीज के हैं ना, शुगर के पेशेंट हैं, जो अन्य बीमारी के पेशेंट हैं, आज बस्तर पे एक निर्भर है। बस्तर का महुआ, बस्तर का इमली, बस्तर का जो हमारे वीआईपी होते हैं, उनका पेय पदार्थ भी बन गए, उनका खान पान में उसमें शामिल हो गए। तो बस्तर ने, प्रकृति ने बहुत हमको अनमोल उपहार दिया है। बस्तर के जड़ी बूटियाँ, बस्तर के तेंदू से लेकर चिरौंजी से लेकर जितने भी मतलब वहाँ के हैं, आज बस्तर के लोगों को दिया है। बहुत से एक्सपर्ट और जो मेडिकल के जानकार लोग कहते हैं बस्तर के लोगों को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में असर क्यों नहीं हुआ। आज उसी का परिणाम है, हम लोग प्रकृति की गोद में पला है, प्रकृति के साथ हमने आगे बढ़ा है, प्रकृति के साथ हम जीवन यापन करते हैं, इसीलिए आज कोरोना जैसे महामारी भी बस्तर में नहीं किए। 1 साल सफलतापूर्वक आपने गुजार लिया, आगे के लिए क्या प्लान है? कुछ सोचा है आपने किस तरीके से संगठन को आगे ले जाना है? संगठन का प्रदेश कार्यकारिणी बन गई, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, अभी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होना है। उस नियुक्ति तत्काल हम लोग करने की तैयारी हम लोग कर ले। उसके बाद हम लोग फिर से 3.5 वर्षों में हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे मिले, उसके लिए हम लोग लगातार संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और फिर से हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे और बूथ स्तर पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग मूल्यांकन करेंगे और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम 2023 के चुनाव में हम संगठन के माध्यम से मजबूती के साथ खड़े हो सके। घोषणा पत्र में आप लोगों के जो वादे थे उसको लेकर विपक्ष कई बार सवाल उठाता है
बहुत से वादे पूरे कर लिए गए आप लोगों द्वारा, बहुत से अभी बचे हुए हैं। क्या उसको लेकर कोई योजना रहती है, कोई प्रेशर रहता है? हालांकि राजस्व का अपना एक प्रेशर होता है। देखिए 2018 के चुनाव में हमारी सरकार, हमारी संगठन ने 36 वादों के साथ हम जनता के बीच में गए थे। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हम लोगों को 90 में 68 सीटों के साथ जीत मिली। हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाएं बहुत है। 36 वादों में हमने 22 वादा हमारी सरकार ने पूरे की। बाकी वादे हम 5 साल के अंदर, हम सरकार में आए हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के अंदर हमारी सरकार पूरा करेगी। हमें उम्मीद है हम सरकार में आते ही लगभग 11,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने 83 लाख मीट्रिक टन धान 2500 रुपये में 20,000 करोड़ रुपए का धान खरीदी किया। 206 करोड़ रुपया जो किसानों का जो बिजली बिल था वो माफ किया। उसके साथ साथ कई वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमें उम्मीद है जो वादे किए हैं हमारी सरकार ने, हमारी संगठन ने, वो वादे 5 साल के अंदर पूरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही। आप सबको पता है 2003 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 2003 में कहा था भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। 15 साल सरकार में रहे, कर्ज माफ नहीं किया। आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की बात हो, शराबबंदी की भी आप लोगों ने जिक्र किया, तो एक राजस्व का प्रेशर होता है, कर्ज भी बहुत है, अर्थव्यवस्था कोरोना काल की वजह से और डगमगा गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी भी स्थिति अच्छी है। ये चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों जो वादा पूरा करने में राजस्व का भी नुकसान होगा और आपको अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी। हमारी सरकार जब 2018 में बनी थी, माननीय भूपेश बघेल साहब ने कहा था इस साल किसानों के लिए, 2018 किसानों के लिए 11,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। अगले साल से यही 11,000 करोड़ हम बेरोजगारों के लिए, शिक्षक भर्ती में, अन्य भर्ती में हम उपयोग करेंगे। और हमें उम्मीद थी इस साल के बजट में उसकी हमारी तैयारी भी शुरू हो गई थी। अचानक कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था डगमगा गया है, उससे सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है और केंद्र सरकार भी लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मांगे थे भी। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही। हमारे हिस्से का जो जीएसटी का पैसा हो या जो राज्यांश है जो हमें केंद्र से मिलना है, उसमें भी लगातार कटौती कर रही है। जो सीएसआर मध्य जो राज्य का अधिकार क्षेत्र में, उसमें भी कटौती की है। जितने औद्योगिक घराने सीधा सीएसआर मद का पैसा केंद्र में जमा कर रहे हैं, वो पैसा हमारे राज्य को नहीं मिल रहा है। तो लगातार केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। मगर हमारी सरकार अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए लगातार काम करना चाहती है। आज उसी का परिणाम है, आज नीति आयोग, रिजर्व बैंक भी इस लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रही है। प्रदेश में तो आपकी तैयारियां हैं कि अगली बार भी आप रिपीट करेंगे, पूरी तैयारी आप लोगों की चल रही है। पिछली बार भी अच्छा खासा आप लोगों को बहुमत मिला था, लोकसभा में जाकर स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई। क्या जनता प्रदेश में आप लोगों को देखना चाहती है और केंद्र में भाजपा को? ये छत्तीसगढ़ से लोकसभा में जो एक बड़ी चुनौती मिलती है आप लोगों को, वो कैसे पूरी करेंगे? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार 2014 के चुनाव में कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था अच्छे दिन के वादे। इन वादों के साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी थी। 6 सालों में लगातार केंद्र की मोदी जी की सरकार असफल हो गई है। केंद्र में जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में लोकसभा चुनाव, जिसमें 11 लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा चुनाव हमने जीते, 9 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा फैलाती है, जिस ढंग से जनता को बरगलाने का काम करती है, उसी कारण छत्तीसगढ़ से भी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी
जीती। मगर जब गरीब कल्याण की बात होती है, योजना की बात होती है, जब वहाँ छत्तीसगढ़ से कोई भी जिला उसमें शामिल नहीं किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में 40% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उसके बाद भी लगातार केंद्र की मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी साहब से कुछ नहीं कहते, ना छत्तीसगढ़ के हित की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए कोई मांग नहीं करते। भाजपा का कहना है कि सरकार ने गलत आंकड़े लोकसभा में दिए और 25,000 जहां पर श्रमिकों का पलायन है वहां पर उन राज्यों को प्राथमिकता में रखा गया। कई ऐसे जिलों के जिक्र किया गया जहां पर कोई पलायन नहीं बताया गया, महासमुंद जैसे। देखिए, केंद्र सरकार ने 50 रुपया 500 रुपया जो डालने का काम किया, केंद्र सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। जितने आंकड़े हैं केंद्र सरकार के पास है, छत्तीसगढ़ में कितना गरीबी है, कितना है, किनको सहायता मिलती है ना, कितने लोगों को राशन मिलता है, उनके पास पूरे आंकड़े हैं। उसके बाद लगातार भेदभाव कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पूछना चाहता हूँ, आपने छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको चुना है, तो वही जनता ने के साथ भेदभाव क्यों? निगम मंडल की जब हमने बात की थी, ये भी चर्चा है कि संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति होगी। जब भाजपा कार्यकाल था तब आप लोगों ने विरोध किया था। अब भाजपा का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है, हमारे समय जिस चीज़ का विरोध करते थे वही काम कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता था कि जब हम विपक्ष में थे तो संसदीय सचिव मतलब जो बनाना है वो मतलब सरकार में, उसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मगर जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसमें स्पष्ट कहा है कि हाई कोर्ट में जो विधानसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, सरकार का उत्तर नहीं दे सकता, उसको छोड़कर संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। तो आज हमारे पास संसदीय सचिव बनाने के कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमके पास विकल्प है, तो सरकार उस विकल्प पर भी काम कर रही है। और हमारे वरिष्ठ विधायक और हमारे नए विधायक हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, सरकार के कामों में सीखना चाहते हैं, तो उनको काम करने का मौका देना चाहती है, ताकि आने वाला जब भी उनको मौका मिल सके, सरकार की गतिविधियों, सरकार के कामकाज और अन्य काम है जो शासन में, प्रशासन में कैसे काम होते हैं, तो हमारे नए विधायकों को भी, पुराने विधायकों भी काम सीखने का मौका मिले। ऐसा हमारी सरकार की सोच है। उस पर सरकार निर्णय ले सकती है और संसदीय सचिव की नियुक्तियां हो सकती है। बिल्कुल, मोहम्मद मकराम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और शुभकामनाएं आगे के सफ़र के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी खास हस्ती से। नमस्कार।